नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल वीडी एग्ज़ाम ट्रिक्स में। इस वीडियो के अंतर्गत हम यूपी बीएड 2020 का जिसका एग्ज़ाम 9 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ है, उसके हिंदी के समस्त 50 प्रश्नों को हम इस वीडियो के अंतर्गत चारों ऑप्शनों के साथ डिस्कस करेंगे। ये पेपर टोटल 200 नंबर का था। पहले 50 हिंदी के लिए, फिर 50 जीएस के लिए और फिर 50 रीजनिंग के लिए और अगले 50 सब्जेक्ट के लिए थे। ये पेपर टोटल 200 नंबर का हुआ था, जिसमें एक प्रश्न के 2 नंबर थे, यानी कि टोटल 400 नंबर का प्रश्न पत्र था। इसमें एक गलत क्वेश्चन पर 1/3 की माइनस मार्किंग थी, अर्थात 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन कट जाना था। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी के सभी 50 प्रश्नों को हल करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक शीघ्रतम पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी करें। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के कवि हैं? तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के कवि नहीं हैं, क्योंकि छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंदन पंत भी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी छायावादी कवि माना जाता है। लेकिन जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये छायावादी युग के कवि नहीं हैं, तो इसका सी ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ होता कि कौन कवि नहीं हैं, इसलिए इसमें तीनों ऑप्शन ये सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सूरदास की कौन सी भाषा है? अर्थात सूरदास किस भाषा में रचनाएं करते थे? तो सूरदास ब्रज भाषा में रचनाएं किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से सुत में कौन सा प्रत्यय लगाने पर स्त्रीलिंग हो जाएगा? अब उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं, जबकि प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सुत में कौन सा प्रत्यय लगाने पर स्त्रीलिंग हो जाएगा? तो सुत में आ प्रत्यय लगाने पर, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। सुत में आ प्रत्यय लगाने पर सुता बन जाएगा। सुत का मतलब होता है बेटा, जबकि सुत प्लस आ कर देंगे तो ये हो जाएगा सुता, और सुता का अर्थ होता है पुत्री। सुता का अर्थ होता है पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुभ हुआ विरोध सूचक रंग कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 5 है, अशुभ हुआ विरोध सूचक शब्द कौन सा है? तो काला रंग ये अशुभ भी माना जाता है और विरोध का सूचक। जैसे कहीं भी विरोध करना होता है तो काले रंग की पट्टी बांधकर या काले रंग का झंडा लेकर हम विरोध प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं। इसका सही करना था, तो इसका सही हो जाएगा कि भारत में अनेक पर्व मनाए जाते हैं। अनेकों, उसके बाद पर्व भी है, तो अनेक पर्व मनाए जाते हैं। भारतवर्ष में अनेक पर्व मनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 था, निम्न में से पावक में कौन सी संधि है? पावक, पहले तो पावक संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो पावक में होता है पौ धन अक, ये पावक हो जाएगा। पावक में अ होता है ना, तो इससे अयादि संधि बनती है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल, इसमें व्यंजन संधि होती है। उद प्लस ज्वल जब करते हैं तो उज्ज्वल बनता है। उज्ज्वल में व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे निम्न में से कौन सा पुरुष है? तो मुझे उत्तम पुरुष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहीम अकबर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 11 है, भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि लड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है, लंबाई भी भाववाचक संज्ञा है और चौड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुभाव को आश्रय की बाह्य चेष्टाएं कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जैसे पशु, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पशु को, जैसे पशु बोलते ही हमारे दिमाग में 4 पैर वाला एक जानवर टाइप में आ जाता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, पशु रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुख शब्द में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि बहिर्मुख शब्द में कौन सा समास है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, बहिर्मुख शब्द में अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है? तो संयोजक चिन्ह ऐसे वाले चिन्ह होते हैं कि 2 शब्दों के बीच में लगाए जाते हैं। 2 शब्दों के बीच में लगने वाले शब्द संयोजक चिन्ह कहलाते हैं, और ये विलोम वाले शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, कि जैसे रात, रात के बीच में संयोजक चिन्ह, फिर दिन, रात दिन, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये शब्द संयोजक चिन्ह होते हैं और ये बीच में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का परसर्ग निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 है, संप्रदान कारक का परसर्ग निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, के लिए। ये संप्रदान कारक का परसर्ग है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चित्र बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं चित्र बना रहा हूँ मैं कौन सा काल है? तो इसमें वर्तमान काल हो जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें हाय पीछे लगा हो वे वर्तमान काल में होते हैं, तो वर्तमान काल का होगा। जैसे अगर ये होता कि मैं चित्र बना रहा होऊंगा तब भविष्य काल होता, मैं चित्र बना रहा था तब भूतकाल होता, लेकिन इसमें है मैं चित्र बना रहा हूँ, इसमें वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आलू किस भाषा का शब्द है? तो आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं कि अगर अंग्रेजी होता तो पोटैटो होता, लेकिन यदि चीनी होता तब कोई चाइनीज़ नाम होता, इसलिए पुर्तगाली और अरबी बचा था, इसमें पुर्तगाली शब्द सही था। आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा वर्ण मूर्धा से आता है, श, ये वाला सा मूर्धा से आता है। वैसे मूर्धा में ठा वर्ग के अक्षर आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़ और सा, ये मूर्धा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु, जो कभी ना दिखाई दे। गूलर का फूल आज तक शायद ही किसी ने देखा हो, इसलिए गूलर का फूल मतलब है दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरों से लेकर, क्वेश्चन नंबर 22 है, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? तो आपाद मस्तक का अर्थ होता है पैरों से लेकर सिर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। अलंकार भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें अंबर का विलोम शब्द पूछा था कि अंबर का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अवनी। अवनी अंबर का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन उत्सव, महा में अगर उत्सव को जोड़ देंगे तो ये महोत्सव हो जाएगा और इसका सही आंसर है महा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य निबंधकार कौन कहलाते हैं? तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य निबंधकार हरिशंकर परसाई जी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, सडानन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सट आनन, डी ऑप्शन इसका सही है। सट आनन शब्द सही संधि विच्छेद होगा सडानन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, चक्रधर शब्द कैसा शब्द है? तो ये योग रूढ़ शब्द है। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, तो इसलिए ये योग रूढ़ शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह तो निश्चयवाचक है, कुछ अनिश्चयवाचक है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध बोधक शब्द किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बोधक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। देख, जैसे कि राम और उसका भाई, तो राम हो गया संज्ञा, राम हो गई संज्ञा, और उसका मतलब राम का, ये हो गया सर्वनाम। ये संबंध बोधक शब्द, राम और उसका भाई साथ साथ चलते थे, तो साथ साथ ये हो गया संबंध बोधक शब्द। राम हो गया संज्ञा और उसका हो गया सर्वनाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। विभाव जो हैं वो स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों निहारिए तेरे हैं नैनाई, त्यों त्यों खरी निकरे सो निकाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, ये क्वेश्चन पूछा था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार है। जैसे ज्यों ज्यों, त्यों त्यों आदि जैसे शब्द आते हैं तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। पुनरुक्ति अलंकार में शब्द बार बार प्रयुक्त होते हैं, जबकि अनुप्रास अलंकार में अक्षर बार बार आते हैं तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ज्यों ज्यों शब्द आया, त्यों त्यों आया आदि शब्द आए तो पुनरुक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो उज्ज्वल में जब लिखा जाता है तो ऐसे उज्ज्वल नहीं लिखा जाता है, उज्ज्वल लिखा जाता है छोटा ऊ, फिर आधा जा, फिर आधा जा, फिर वा, फिर ला, ये हो जाता है उज्ज्वल, ये यानी कि अशुद्ध है। फिर दीपक पूछा था, तो दीपक भी ऐसे, दीपक में बड़ी की मात्रा लगती है, दीपक। फिर मूर्ति भी ऐसे गलत लिखा था, मूर्ति के लिए बड़ा ओ की मात्रा लगती है, मूर्ति ऐसे होता है। अतः इनमें से कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो किस में उपसर्ग नहीं लगा है? अतिक्रमण, प्रतिरक्षण, सुगम या दर्शन। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अतिक्रमण में अति ये उपसर्ग है, ये तो सभी जानते हैं कि उपसर्ग आगे लगते हैं, तो अतिक्रमण में अति आगे लगा है। प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है, सुगम में सु है, तो बचा कौन? दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाटक और प्रहसन। दृश्य का मतलब जो हमारी आंखों से दिखाई देते हैं वे दृश्य काव्य होते हैं, तो दृश्य काव्य में नाटक भी हम देखते हैं और प्रहसन भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो चिन्ह दिया गया है ये कौन सा चिन्ह है? तो ये चिन्ह है पुनरुक्ति बोधक चिन्ह, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। जैसे कि हमने लिखा श्री राम या श्री राम लिख दिया, तो इसके नीचे फिर जैसे श्री राम लिखना है तो श्री राम फिर ऐसे कर दिया, फिर बार बार ऐसे जो किया जाता है वही ये पुनरुक्ति बोधक चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी, ये छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक है। इस क्वेश्चन में सबको डाउट है, इसका सही आंसर कबूतर ही हो सकता है और सिंह भी, ज़्यादातर लोग इसे कबूतर सही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली शब्द के दो अर्थ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39, इसका अली शब्द के दो अर्थ हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भंवरा भी होता है और सखी भी होता है। वैसे सखी होता है आली मने, आली मतलब सखी, लेकिन अली दिया है तो अली का मतलब भी सखी ही माना जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत बोलती है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? वह बहुत बोलती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिया क्या है? वह बोलती है, बोलती जो है वह क्रिया है। जो क्रिया की विशेषता बताएं, कितना बोलती है ये विशेषता बता रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताएं वह होता है क्रिया विशेषण, यानी कि वह बहुत बोलती है, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद युग के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 42, काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो काव्य के कुल 2 भेद बताए गए हैं।
सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? तो प्रसारण का विलोम शब्द है आकुंचन। प्रसारण का मतलब होता है फैलाना, जबकि आकुंचन का मतलब होता है सिकोड़ना या रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक संस्कृत का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 44। लोक संस्कृत का जन्म गांवों में हुआ माना जाता है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कृपाण शब्द कैसा शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो चक्कर में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 46 है बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चक्कर में पड़ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा रहा है कि बुद्धि भ्रष्ट होना का क्या अर्थ होता है, तो जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना ये हो जाता है सही ऑप्शन। बुद्धि भ्रष्ट होना तो सही ऑप्शन ये हो जाता है अक्ल पर पत्थर पड़ना, परंतु पूछा क्या है बुद्धि भ्रमित होना, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा चक्कर में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है बात पक्की होना। जब बात पक्की हो जाती है तब सिर से बोझ उतर जाता है। ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 का है महाकाव्य में वर्णन होता है। तो महाकाव्य में मानव जीवन की, ये उत्तर है, महाकाव्य में मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का वर्णन होता है। एक क्वेश्चन था कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 ये हम लोग लिख लेते हैं, ये डबल बार पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द था पशु। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था इसलिए दोबारा लिखा नहीं गया है। तो क्वेश्चन नंबर 49 एक क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो जिसको अगर पता हो या जिसके जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। ज्वाइन एंड सब्सक्राइब वीडी एग्जाम ट्रिक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फॉर मोर अपडेट्स कीप लर्निंग विद टीम वीडी एग्जाम ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करने से ये वीडियो जितने भी बीएड वाले लोग हैं या जितने भी हिंदी के अभ्यर्थी हैं, शायद अगले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएं, इसके लिए आप वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।